सभी को जय माता दी, राम राम, जय भीम। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं। कल अपन ने न्याय व्यवस्था को शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा कल वाला रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, तो आ जाइए मेरे साथ, सभी जुड़ जाइए। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं। जस्टिस कहते हैं। ये जस्टिस शब्द है, ये लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जस्टिया, इससे बना है। अब जस्टिया का अर्थ क्या होता है? जस्टिया का अर्थ होता है जोड़ना। न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जस्टिस। जस्टिस किससे बना है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जस्टिया, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। न्याय किसका विषय है? परंपरागत का विषय है। ठीक है, परंपरागत का एक और नाम है मानपरक। मानपरक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, मानपरक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, इसका विषय है। और इसमें पश्चिमी विचारक इसको मानते हैं। ठीक है, पश्चिमी विचारधारा वाले लोग इसको मानते हैं, परंपरागत को मानते हैं। कल बता दिया था परंपरागत के बारे में, इसके ये नैतिकता पर बल देता है। ठीक है, और दूसरा ये मूल्यों पर बल देता है। ये बातें तो याद है। और ये जो अध्ययन की इकाई है, ये बड़ी इकाई पर बल देते हैं। और उसके बाद अपन कह सकते हैं ये जो आंकड़े होते हैं इनके, ये द्वितीयक आंकड़ों पर बल देते हैं। ठीक है, नैतिकता पर बल देते हैं, मूल्यों पर बल देते हैं। इनकी अध्ययन की इकाई है वो बड़ी होती है, और ये द्वितीयक आंकड़ों पर बल देते हैं। और पश्चिमी विचारधारा वाले लोग इसको मानते हैं। अब न्याय शब्द है, ये हमारे राजनीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, तो न्याय को माना जाता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण विषय। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई। एक तो इस जस्टिस किससे बना है? जस्टिया से बना है, जो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और दूसरा ये परंपरागत का विषय, उसका दूसरा नाम मानपरक दृष्टिकोण भी है। और इसको कौन कौन मानते हैं? पश्चिमी विचारधारा वाले लोग या पश्चिमी विचार इसको मानते हैं। और परंपरागत के अंदर किन किन बातों पर बल दिया जाता है? नैतिकता पर बल दिया जाता है, मूल्यों पर बल दिया जाता है, बड़ी इकाई पर बल दिया जाता है, और द्वितीयक आंकड़ों पर बल दिया जाता है। और ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है, ये कब से कब तक है? प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार तक परंपरागत दृष्टिकोण था। ये अपन ने कल देखा था, आज बस रिवीजन हो रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट चल रहे हैं। ठीक है, अब पश्चिमी विचारक वाले लोग किस पर बल दे रहे थे? ये न्याय परायण व्यक्ति के विचारों पर बल देते थे, और इन्हीं के विचारों को वो न्याय मानते थे। इनके सभी विचारों को न्याय नहीं मानते थे। ये कहते हैं कि न्याय परायण का अर्थ होता है कि जो सदचरित्र वाले मनुष्य, उनके जो विचार होते हैं, और उनके विचार में से कुछ ऐसे सद्गुणों को छांट लिया जाता था जो न्याय की ओर जाते हैं, न्याय की ओर ले जाते हैं। उनमें से ये कहते हैं कि कुछ विचार होते हैं वो जो न्याय की ओर अग्रसर होते हैं। अगर अपन भारतीय परंपरा की बात करें, तो भारतीय परंपरा वाले लोगों में अपन देखते हैं कि धर्म को लोग मानते हैं। ठीक है, धर्म को ये लोग मानते हैं, भारतीय परंपरा के लोग। और
ये जो लोग हैं न्यायपरायण व्यक्ति, जो पश्चिमी विचारधारा वाले लोग हैं, ये इनको मानते हैं और भारतीय लोग धर्म को मानते हैं। लेकिन इन दोनों की एक ही समानता है। समानता क्या है कि ये भी कर्तव्य पालन पर बल देते हैं, ये भी कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। अर्थात ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि एक राजा है, ठीक है, राजा का मतलब यहाँ न्यायपरायण व्यक्ति से है। ओके, समझ में आ जाए। और अपन भारतीय परंपरा की दृष्टि से देखें तो धर्म को देखते हैं, ठीक है। राजा के सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति है आम जनता में से कोई एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति है जो हो सकता है राजा का कोई रिलेटिव हो, कोई भाई भतीजा हो, ठीक है। इन दोनों में सब लड़ाई हो जाती है। इस व्यक्ति ने क्या किया, पहले इसको पीटा, बिना फालतू के पीट दिया, फिर इसने वापस इसको पीट दिया, दोनों चले गए राजा के पास में। अब राजा के सामने न्याय की बात आती है तो एक तरफ भाई को नहीं देखते हुए वो अगर न्याय करता है तो वो कहते हैं उनके सद्गुण, ठीक है। इन सद्गुणों के कारण ही वो भाई को अपराधी घोषित करता है और जिसने अपराध किया है, और इसको बरी कर देता है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। तो वो व्यक्ति, वो राजा सद्गुणी है, यानी कि न्यायपरायण व्यक्ति है। ये बात एक एग्जाम्पल के तौर पर याद रखें। अब आगे कर्तव्य पालन की बात आती है। तो कर्तव्य पालन ये राजा ने, अभी आपके सामने मैंने बताया, इसने अपने कर्तव्य का पालन किया। अर्थात ये कि अपने कार्य स्वयं करें, अपने निर्दिष्ट कार्यों को करते रहें, दूसरों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालें, वो होते हैं कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। और कर्तव्य पालन पर बल देते हैं तो यहीं से प्लेटो की न्याय व्यवस्था शुरू हो जाती है। क्योंकि जो प्लेटो ने अगर न्याय के जो आधार स्तंभ माना, न्याय का जो आधार स्तंभ माना, प्लेटफॉर्म माना था, वो कर्तव्य पालन को ही माना था। तो यहीं से प्लेटो की शुरुआत करते हैं अपन। और कल पढ़ा भी था प्राचीन, मध्य और आधुनिक विचारकों के अनुसार न्याय व्यवस्था। तो उसमें से एक आज प्लेटो की शुरुआत करते हैं, फिर अरस्तु है, जॉन रॉल्स है, मील के जो कथन वगैरह, ऑगस्टाइन के हैं, एक्विनास के हैं, एबेंस्टिन्स के हैं, वो आगे बात करते हैं कि पाश्चात्य राजनीति के अंदर, पाश्चात्य राजनीति के अंदर सबसे पहले न्याय को अगर किसी ने परिभाषित करने की कोशिश भी की थी तो वो भाई साहब जी थे प्लेटो, ठीक है। अब प्लेटो का नाम पहले अलग नाम था, वास्तविक नाम कुछ अलग था, लेकिन प्लेटो जो नाम रखा था वो इनके गुरु थे सुकरात, उन्होंने इनका नाम प्लेटो रखा था। प्लेटो ने न्याय माना था व्यक्ति के आत्मीय गुण को, आत्मीय गुण को वो न्याय मानता है। कौन मानता है? प्लेटो मानता है। प्लेटो व्यक्ति के आत्मीय गुण को न्याय मानता है। अर्थात आत्मीय गुण के अंदर वो तीन तत्वों को शामिल करता है, व्यक्ति के तीन तत्वों को शामिल करता है। तो वो तीन तत्व कौन कौन से हैं? तो वो तीन तत्व हैं, एक तो है बुद्धि, जिसका एक और नाम भी है, अपन कह सकते हैं विवेक। दूसरा शौर्य, इसको और भी नाम है साहस, हिम्मत। एक और है तृष्णा, कृष्णा नहीं, तृष्णा। अब बुद्धि, शौर्य, तृष्णा, ये तीन आत्मीय गुण के तत्व हैं, व्यक्ति के अंदर ये समाहित होते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण समाहित नहीं हो, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर एक गुण इनमें से जरूर समाहित होता है। अब जब प्लेटो कहता है कि ये तीन तत्व व्यक्ति के अंदर समाहित होते हैं और इन तीन तत्वों से मिलकर समाज के तीन वर्गों का निर्माण होता है। कितने वर्गों का निर्माण होता है समाज के? तीन वर्गों का निर्माण होता है। समाज के तीन वर्ग बनते हैं, ठीक है। ऐसे भी प्लेटो न्याय के दो तत्व बताता है। ऐसे भी प्लेटो न्याय के कितने तत्व बताता है?
दो तत्व बताता है। और वो दो तत्व कौन से हैं? वो दो तत्व एक तो है समानता और एक है निष्पक्षता। पहला समानता, दूसरा निष्पक्षता। आत्मीय गुण कितने? 3 बताए, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। समाज के 3 वर्ग बताए, तो समाज के 3 वर्गों का निर्माण व्यक्ति के आत्मीय गुणों से ही होता है। याद रखने वाली बात कौन सी है कि व्यक्ति के कितने आत्मिक गुण होते हैं? तो 3, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। अब समाज के 3 वर्ग बनते हैं तो वो इन्हीं से निकलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं से कैसे निकलते हैं तो वो देखते हैं। जिसके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि की मात्रा ज्यादा होगी, जिसके अंदर विवेक ज्यादा होगा, वो अभिभावक वर्ग बनेगा, यानी कि राजा बनेगा या फिर मंत्री बनेगा, उच्च कोटि के अंदर रहेगा। ठीक है, राजा कह सकते हैं, स्वामी कह सकते हैं, या फिर अभिभावक वर्ग। अब बुद्धि से कौन से वर्ग का निर्माण हुआ? अभिभावक वर्ग का निर्माण हुआ, राजा का निर्माण होता है। अब शौर्य या साहस से किसका निर्माण होता है? तो सीधी सीधी बात है, जिनके अंदर वीरता की बात होती है, जो लड़ने का साहस रखता है, तो रक्षक वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर जो योद्धा बनेगा वो हमेशा सेना का कार्य करेगा, और सेना का कार्य मतलब एक राज्य, एक समाज की रक्षा करने का दायित्व किसके पास है? जिसमें शौर्य की मात्रा ज्यादा होगी उसके पास होगा। और एक तृष्णा, अब जिसके पास लालसा ज्यादा है, बस ये पैसा सही है, वो पैसा सही है बस, तो वो किसमें जाएगा? उत्पादक वर्ग के अंदर जाएगा, सहायक वर्ग के अंदर जाएगा। उत्पादक या सहायक वर्ग। ठीक है, जिसमें लालसा ज्यादा रहेगी, तृष्णा ज्यादा रहेगी, वो उत्पादक वर्ग में आ जाएगा। और ये रक्षक वर्ग में आएगा, ये अभिभावक वर्ग में आएगा। यही समाज के 3 वर्ग है, अभिभावक, रक्षक और उत्पादक वर्ग। अब देखो, एक राजा है, वो न्याय कर रहा है। न्याय के 2 तत्व होते हैं। 2 तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो समानता और दूसरा निष्पक्षता। समानता और निष्पक्षता की बात करते हैं, तो समानता और निष्पक्षता, देखो किसी के साथ अगर आप न्याय कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है आपके दरबार में आ गया है, आपसे बोल रहे हैं कि सर मेरे साथ न्याय कीजिए, और दोनों व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, तो आपको उन दोनों में समानता देखनी पहले तो। ठीक है, आप उनके सामने कोई भेदभाव नहीं करोगे। दूसरा, जो भी निर्णय करोगे वो निष्पक्ष रूप से करोगे। ऐसा नहीं किसी के साथ भाई भतीजावाद या जातिवाद या ऊंच नीच का भाव रख के आप उसके साथ न्याय करो, ऐसा नहीं करना है। आपको निष्पक्ष रहकर न्याय करना है, ऐसा प्लेटो कहता है। अब एक बात याद रखना, प्लेटो से लेकर आज तक जितने भी चिंतक आए, चिंतन करने वाले आए, राजनीतिक विचारधारा वाले लोग आए, पाश्चात्य राजनीति गए, आधुनिक, मध्यकालीन, उन सब की एक बात करें तो उन सब ने क्या किया है कि न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक व नैतिक प्रत्यय माना। अब इसमें न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक प्रत्यय माना है, तो पहला शब्द था राजनीतिक, दूसरा था वो था नैतिक। ठीक है, ये 2 शब्द है, इन दोनों को माना प्लेटो से लेकर आज तक के जितने भी विचारक है और न्याय की बात की, उन्होंने इन 2 तत्वों को माना। ठीक है, इनमें प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने एक व्यक्तिगत और दूसरा राज्य कह सकते हैं। ठीक है, इन 2 न्याय की बात की, एक व्यक्तिगत न्याय की बात करता है और दूसरा राज्य या समाज की बात करते हैं। राज्य या समाज, इन 2 वर्गों के अंदर न्याय को इसने बांट रखा है। किसने बांटा? प्लेटो ने। अब व्यक्तिगत न्याय और समाज या राज्य एक ही चीज है। अपन व्यक्तिगत न्याय के अंदर देखते हैं तो नैतिकता आती है।
ठीक है, नैतिकता को देखा जाता है व्यक्तिगत न्याय के अंदर। ठीक है, नैतिकता को माना है, नैतिकता को माना है मतलब एक व्यक्ति के चरित्र का गुण माना है, व्यक्ति के चरित्र को देखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ उसने न्याय में क्या देखा, दूसरी तरफ उसने देखा कि जो न्याय है वो राज्य का क्या है, वांछनीय गुण है, वांछनीय गुण है। अब आप इन बात को समझते हैं तो ये मैंने इसीलिए नहीं हटाया कि इनको समझने में ये थोड़ा सहायक बनेगा। कैसे? अब देखो, मैंने कहा आत्मिक गुण, तो ये व्यक्तिगत कैसे हो गया, ये न्याय है, व्यक्तिगत कैसे हो गया, व्यक्तिगत ऐसे हो गई, ये आत्मिक गुण है, व्यक्ति के अंदर समाहित है। ठीक है, और फिर इन तीनों में से एक का निर्माण हुआ बुद्धि का। ठीक है, ठीक है, बुद्धि से फिर वांछित लक्ष्य हो गया, मतलब ये राज्य का वांछित गुण कैसे हो गया, राज्य का वांछित गुण ऐसे हो गया कि इस व्यक्ति के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो एक राज्य को अभिभावक वर्ग नहीं मिलता। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर नैतिक चरित्र की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के पास शौर्य नहीं होता तो व्यक्ति को ये रक्षक वर्ग, समाज को रक्षक वर्ग प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अगर तीसरी बात तृष्णा की करें तो ये व्यक्ति का नैतिक गुण है, व्यक्तिगत गुण है, चरित्र है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो राज्य को उत्पादक वर्ग नहीं मिलता। मतलब ये सीधी बात है कि अगर ये व्यक्तिगत गुणों की बात करें तो उसके साथ साथ राज्य के वांछित गुण भी है, न्याय। प्लेटो ने न्याय को एक ऐसा तत्व माना है, कहता है कि ये जो न्याय है ये एक ऐसा तत्व है जो क्या है, नैतिकता को प्रभावित करता है। ठीक है, राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है, और सामाजिकता को प्रभावित करता है, और आर्थिक दृष्टि से भी ये प्रभावित करता है। ये बात प्लेटो कहता है कि न्याय इंसान को प्रभावित करता है, नैतिकता को प्रभावित करता है, बिल्कुल बात सही है। राजनीति को प्रभावित करता है, बिल्कुल बात सही है। सामाजिक को प्रभावित करता है, बिल्कुल बात सही है। समाज को प्रभावित करता है, और राजनीति में अभी बता दिया राज्य को प्रभावित कैसे करता है, और नैतिकता को कैसे प्रभावित करता है, आत्मीयता के 3 गुण बताए थे वही। अब आगे देखिए, अब आगे यही है, प्लेटो का एक कथन है कि समाज में, प्लेटो का एक कथन है समाज के अंदर समाज में सामंजस्य व संतुलन स्थापित करना ही न्याय है। ये बात कौन कहता है? प्लेटो कहता है। क्या कहता है? समाज में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना ही क्या है? न्याय है। अब एक समाज है, ठीक है, एक परिवार ले लीजिए, एक समाज को ले लीजिए। अगर उस परिवार की बात करते हैं अपन, चलो समाज को अपन बड़े तौर पर देखते हैं, उससे पहले एक परिवार को देखते हैं। ये एक परिवार है और इस परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन, ताऊ ताई, अंकल वगैरह, जितने उनके लड़के वगैरह, बहुत सारे परिवार है, बड़ी फैमिली। अब इनमें अगर सामंजस्य स्थापित करना है, ठीक है, अगर इनको एक साथ रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सामंजस्य और संतुलन की जरूरत रहेगी। और वो संतुलन और सामंजस्य कैसे आएगा? सब मिल बांट के रहेंगे, मिल बांट के खाएंगे तो ही होगा। तो वैसा ही एक समाज है, और समाज के अंदर सामंजस्य और संतुलन किस प्रकार से लाया जा सकता है? तो वो लाया जा सकता है, कहते हैं कि भाई या तो किसी को पुरस्कार देकर या किसी को दंड देकर। जो अगर ज्यादा ही उष्टंडी आदमी है, ज्यादा ही बेरुपियत हरकतें करता है, जो किसी समाज की बात नहीं मानता है, किसी बड़े बुजुर्ग की बात नहीं मानता है, तो उनको दंड, राजा दंड देता है, और दंड के माध्यम से उसको उसमें सुधार लाया जा सकता है। आगे अरस्तु भी इसका थोड़ा समर्थन करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक तो दंड के माध्यम से, ठीक है, और दूसरा पुरस्कार के माध्यम से। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसको एक टीचर है, वो हर बार कोई
प्रश्नों का जवाब देता है तो उसको बार बार कोई टॉफी का गिफ्ट देता है, कभी पेन देता है, और वैसे पुरस्कार देता है तो दूसरे बच्चे भी उनसे प्रभावित होते हैं और वो भी दूसरे दिन वही प्रश्न याद करके आते हैं और दूसरे दिन बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे उनको एकता में बांधने की कोशिश करता है, सबको पढ़ाने की कोशिश करता है ऐसे पुरस्कार करके। और उसी क्लास में और 2-3 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शरारती होते हैं, पीछे की लाइन में बैठते हैं और वो दिन भर मस्ती मजाक वही करते रहते हैं और दिन भर शरारती हरकतें करते हैं। तो उनको आखिरकार 1-2 बार समझाने के बाद वो नहीं मानते हैं तो टीचर क्या करता है, वही डंडे से पीटता है। तो उसी एग्जाम्पल के माध्यम से अपन एक समाज को भी सुधार सकते हैं। जैसे चोरी करने वाले व्यक्ति को राजा क्या करेगा, उसको दंड देगा। ठीक है, और एक टीचर है जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको समाज के अंदर पुरस्कृत किया जाएगा और समाज में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ये तो था समाज में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय है, ऐसा कहता है। लेकिन आपने ऐसा कभी देखा है कि जो न्याय व्यवस्था है ये कभी सरल संकल्पना है या जटिल संकल्पना है? थोड़ा दिमाग में गैस कीजिए, मैं बताता हूँ। ये जो न्याय व्यवस्था है ये बड़ी जटिल संकल्पना है। कैसी है? जटिल है। अब साहब जटिल कैसे है? तो जटिल ऐसे है कि अब न्याय को कभी नैतिकता के रूप में देखते हैं, कभी वैधानिक रूप से देखते हैं, कभी सामाजिक रूप से देखते हैं और कभी अपन आर्थिक दृष्टि से देखते हैं और कभी राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक समान हुई नहीं। कभी व्यक्ति के चरित्र की से तुलना कर देते हैं, कभी कानून से तुलना कर देते हैं, कभी अपन समाज से तुलना कर देते हैं और कभी अपन धन से तुलना कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो न्याय व्यवस्था है एक जैसी नहीं है, सरल नहीं है, ये बहुत जटिल संकल्पना है। इसको समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषित किया है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अपन वर्तमान में समकालीन युग की बात करें तो समकालीन युग में इस न्याय व्यवस्था का जो एक शॉर्ट रूप में बात करें या फिर वर्तमान में प्रचलित नाम की बात करें तो अपन कह सकते हैं सामाजिक न्याय। इस सामाजिक न्याय के अंदर सभी तरह के न्याय आ जाते हैं। नैतिकता भी इसमें आ जाती है, अब वैधानिक में इसमें आ जाता है, राजनीति भी इसमें आ जाती है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो पहले क्या अलग अलग देखते थे, अब लेकिन समकालीन राजनीति के अंदर देखें, समकालीन न्याय की बात करते हैं तो मूल अर्थ सामाजिक न्याय से है। अपन आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं और 17, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अब जो न्याय है इसके 2 तत्व हैं। 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो न्याय के 2 तत्व हैं, एक तो समानता, दूसरा निष्पक्षता। समानता और निष्पक्षता। एक राजा है, वो अगर निर्णय करने बैठा है तो सभी को समान दृष्टि से देखे और सभी के साथ निष्पक्ष रूप से निर्णय करे, किसी के साथ भेदभाव न करे, किसी भी तरह का, चाहे छुआछूत का हो, चाहे जातिवाद का हो, चाहे भाई भतीजावाद का हो, वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करे और निष्पक्ष रूप से और समानता के दृष्टिकोण को देखते हुए न्याय को करे। प्लेटो की तो उसमें एक बात निकल कर आती है सामने, ये जो है कर्तव्य पालन पर बल देता है। अब कर्तव्य पालन पर बल देता है तो सीधी सीधी बात है कि प्लेटो कर्तव्य पालन पर बल देता है और कर्तव्य पालन को ही न्याय का आधार स्तंभ मानता है। न्याय का आधार स्तंभ मानता है। किसको मानता है? न्याय का आधार स्तंभ कर्तव्य पालन को। अब कर्तव्य पालन का मतलब है किसी के कार्यों में बाधा नहीं डालना।
एक व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, उसके कार्य में बाधा नहीं डालना, वही कहता है कर्तव्य पालन है, वही न्याय है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा प्लेटो कहता है। अब एक अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि न्याय में, अरस्तु कहता है कि न्याय के अंदर वो सब शामिल हैं, वो सब शामिल हैं जो उचित हैं, जो विधिक हैं और सम्मान है और औचित्यपूर्ण है। और एक बात, औचित्यपूर्ण वितरण, इनमें आस्था रखता है। ठीक है, इसके साथ में ये कहता है कुछ और ये अरस्तु कहता है कि न्याय में वो सब शामिल है जो उचित है, विधिक है, समान है और औचित्यपूर्ण वितरण में यह आस्था रखता है। इसके साथ में एक और बात पर भी बल देता है, कहता है कि ऐसी अन्यायपूर्ण बातें, अन्यायपूर्ण बात का भी समर्थन करता है जिसमें ये कहता है कि सुधार हो सके। ठीक है, जब अरस्तु को पढ़ेंगे इसको विस्तार रूप से पढ़ लेंगे, लेकिन ये इसकी परिभाषा कि न्याय के अंदर वो उचित क्या है उसको सही मानता है, जो विधि की क्या है, कानून में क्या है उसको भी मानता है, जो समान होना चाहिए सभी के सामने, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, औचित्यपूर्ण वितरण में वितरण का समर्थन करता है, यानी कि दंड की व्यवस्था और पुरस्कार की व्यवस्था ये समर्थन करता है। और इसके साथ में ये कहता है कि एक व्यक्ति ने कोई अन्याय किया है और उस अन्याय में अगर सुधार हो सकता है तो उसको भी वो न्याय के अंदर मानता है। अब उसके बाद अरस्तु के बाद अपन ऑगस्टाइन को लेते हैं। ऑगस्टाइन की बात याद आती है और ऑगस्टाइन सर ऑगस्टाइन ये प्लेटो के जो न्याय व्यवस्था है उसी की बात ही अपनी न्याय व्यवस्था को लागू करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि प्लेटो की न्याय व्यवस्था की समर्थन करता है। कौन करता है? ऑगस्टाइन। किसकी न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है? प्लेटो की करता है। मतलब ये कर्तव्य पालन की बात कर रहा था प्लेटो, इनकी दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना और किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करना, और इसी तरह उन बातों का ये समर्थन करता है। कौन करता है? ऑगस्टाइन। अब इबेस्टिन थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के अंदर प्लेटो के जितने न्याय दर्शन के जितने भी तत्व हैं वो सभी समाहित हैं, वो सभी दिखाई देते हैं, वो सभी क्या है? न्याय है। प्लेटो के जितने भी राजनीतिक दर्शन है वो क्या है? न्याय है। ऐसा कौन कहता है? इबेस्टिन कहता है। और ये प्लेटो की बात ही न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है। और उसके बाद में अरस्तु है। अरस्तु ने तो क्या कहा कि न्याय में वो सब शामिल है, उचित हैं, विधिक हैं और सम्मान है, औचित्यपूर्ण वितरण में भी आस्था रखता है। उनके साथ में एक और बात पर भी बल देता है कि कोई ऐसा कार्य जिसे अन्यायपूर्ण भी है लेकिन उसमें सुधार किया जा सकता है तो वो भी न्याय है, ये कहता है अरस्तु कहता है। और प्लेटो खुद क्या करता है? प्लेटो खुद कहता है कि किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करना। ठीक है, ये कहता है। और जो न्याय व्यवस्था है, प्लेटो की किताब है रिपब्लिक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, ऐसा तो बहुत सारी किताबें हैं लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण किताब है तो वो है रिपब्लिक। ठीक है, इसके अंदर ये न्याय की बात करता है। और इसका भाग कौन कौन से हैं? तो भाग है तीसरा और चौथा और दूसरा, तीसरा और चौथा। इस किताब के दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, ये चौथा भाग है, ये मोस्ट है और इसी के अंदर न्याय व्यवस्था का इसने वर्णन किया है। अब आगे
आगे क्या है, आगे तो अपन एक कह सकते हैं कि जो ये रिपब्लिक थी, इसको न्याय को समझने के लिए इसकी पुस्तक है, इसके दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथे भाग को पढ़ना पड़ेगा और उसमें पूरी न्याय व्यवस्था को समझा रखा है। और सामाजिक राजनीतिक न्याय जो था उसको व्यक्तिगत न्याय से इन्होंने पृथक करने का प्रयास किया। सामाजिक न्याय को और राजनीतिक न्याय को हमेशा व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने का प्रयास किया। अब व्यक्तिगत न्याय क्या पहले बता दिया था, सामाजिक न्याय क्या पहले बता दिया था और राजनीतिक न्याय क्या वो पहले बता दिया है। इनको अलग कर रहा है किससे, व्यक्तिगत न्याय से। वो न्याय को क्या मानता है, प्लेटो न्याय को आत्मा को मानवीय सद्गुण मानता है। ठीक है, मानवीय सद्गुण मानता है। कौन मानता है, प्लेटो मानता है। प्लेटो विधिक न्याय की बात नहीं करता है, विधिक न्याय को प्लेटो नहीं मानता है। ठीक है, और प्लेटो को ऐसे न्याय को मानता है, नैतिक न्याय को मानता है। ठीक है, दूसरी पहली बात, ये नैतिक न्याय पर बल देता है। विधिक न्याय यानी कि कानूनी न्याय को ये नहीं मानता है। और न्याय को क्या मानता है, न्याय को मानवीय सद्गुण मानता है। आत्मा को मानवीय सद्गुण के रूप में परिभाषित करता है न्याय के लिए। अब आगे देखते हैं, तो प्लेटो न्याय को दो रूपों में विभाजित करता है। तो दो रूप वो कौन कौन से न्याय के दो रूप, न्याय के दो रूप हैं। तो एक है व्यक्तिगत, दूसरा है सामाजिक या राज्य। अभी मैंने आपके सामने बोला था कि जो प्लेटो है वो सामाजिक और राजनीतिक न्याय को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करता है। तो व्यक्तिगत न्याय अभी देखते हैं। व्यक्तिगत कह सकते हैं या सामाजिक भी कह सकते हैं या राजनीतिक न्याय भी कह सकते हैं। ठीक है, न्याय को दो भागों में बांटता है, एक व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक या राज्य। अब मानवीय आत्मा के वो तीन गुण बताता है। तो मानवीय आत्मा के तीन गुण व्यक्तिगत न्याय के अंदर आएगा और फिर राज्य के जो तीन गुण हैं वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आएगा। इसके अंदर तीन गुण कौन कौन से हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। अभी आपके सामने पहले बताया था वही। अब बुद्धि से कौन से वर्ग का, अभिभावक वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर शौर्य एहसास से कौन से वर्ग का निर्माण होता है, तो वो होता है सैनिक वर्ग का निर्माण या रक्षक वर्ग का निर्माण, सैनिक वर्ग का निर्माण। और तीसरा है जो तृष्णा है, इससे कौन से वर्ग का निर्माण होता है, तो उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, ये तीन वर्ग, तीन आत्मा के गुण और तीन आत्मा से फिर तीन समाज के गुण बन जाते हैं, तीन वर्ग बन जाते हैं। अब ये कहता है कि ये जो तीनों वर्ग हैं और ये जो तीन तत्व हैं, अब ये जो दो तत्व हैं तृष्णा और शौर्य, अगर ये बुद्धि के अनुरूप यानी बुद्धि के अनुपात में चलते हैं, यानी कि इसके कहने के अनुसार, इनके कहे के अनुसार चलते हैं, तो राज्य में व्यक्तिगत न्याय की स्थापना होती है। सीधी बात है। ठीक है, कौन से न्याय की स्थापना होती है, व्यक्तिगत न्याय की स्थापना होती है। और इसकी बात करें कि अभिभावक वर्ग के कहने पर ये दोनों वर्ग चलते हैं तो राज्य में राजनीतिक न्याय की स्थापना होती है और इनका प्रयोग हमेशा उचित अनुपात में होगा तो ही राज्य में न्याय की स्थापना होगी, अन्यथा नहीं होगी। उचित अनुपात में मतलब कैसे, बुद्धि के अनुसार ही ये कार्य करेंगे और ये दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें तो ही। अब ऐसा नहीं कि भाई जो शौर्य और तृष्णा वाले लोग भी कह रहे हैं कि नहीं हम तो क्या है राजा बनेंगे, अभिभावक वर्ग बनेंगे, ऐसा होगा तो उसमें झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा होगा तो ये वर्ग टूट जाएगा और न्याय की स्थापना नहीं होगी। ये जो वर्ग है शौर्य और तृष्णा वाले, ये हमेशा अपने ही कार्य करें, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का कार्य करें और अभिभावक वर्ग के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करें। अब मैं अभिभावक वर्ग की बात करूं
तो अभिभावक वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसको समाज से, परिवार से कोई नाता नहीं होता है। ये स्वतंत्र होता है, ये अपने निर्णय स्वयं लेता है, इसका कोई परिवार नहीं होता है, इसका कोई घर नहीं होता है। और जो राजा होगा वो, प्लेटो कहता है, जो राजा है वो हमेशा समाज की भलाई देखें, स्वयं की भलाई ना देखें, राज्य की भलाई देखें। ठीक है, धन्यवाद। आज अपन वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कल अपन अरस्तु के न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आप पढ़ लेना पहले, और ताकि अच्छे से समझ में आ सके। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।